स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और आज तो सबसे बड़ी कहानी लिखी जा रही है कुर्सी के लिए। पटना में वो पटकथा लिखने की कोशिश है जिसके जरिए 2024 में एक नई पिक्चर रिलीज की जाए। और उसका नायक कौन होगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए विपक्षी दलों की सबसे बड़ी बैठक हाल के दशकों में आप कह सकते हैं वो इस वक्त पटना के अंदर चल रही है। नीतीश कुमार के न्योते पर पहुंचे हैं सभी नेता, इसमें राहुल गांधी भी शामिल है, ममता बनर्जी भी, अरविंद केजरीवाल भी, शरद पवार भी, सभी लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। और 2024 के लिए रणनीति बनाने की ये पहली कवायद है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, एक एक करके सारे नेता जब अंदर जा रहे थे, सीएम आवास में बैठक चल रही है, वहां की तस्वीर है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला कश्मीर से आए हैं, महाराष्ट्र से शरद पवार पहुंचे हैं, उनके अलावा उद्धव ठाकरे हैं और आदित्य ठाकरे भी हैं, शरद पवार के साथ उनकी बेटी और अब कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी की सुप्रिया सुले वो भी यहां पर आई हैं। बंगाल से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी आए हैं। सीताराम येचुरी और डी राजा लेफ्ट से पहुंचे हुए हैं। दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट पार्टी के नेता हैं बंगाल से, वो वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं, ललन सिंह वहां पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव यूपी से यहां पर पहुंचे हुए हैं। मायावती को न्योता नहीं था, लेकिन इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि मायावती भी इस कोशिश का हिस्सा होनी चाहिए। और ममता बनर्जी इस बैठक में आप एक ऐसे शख्सियत के तौर पर देख सकते हैं जो अपनी बात कहने से कोई गुरेज नहीं रखेंगी। उनके दिल में जो होगा बिल्कुल सपाट स्पष्ट वो यहां पर सबके सामने कहने का दम रखती हैं। देखना होगा कि यह बैठक से क्या बातें निकल कर आती है। कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। अब इस बैठक में क्या फॉर्मूला निकल कर आता है वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन इससे पहले तमाम लीडर्स अपना अपना फॉर्मूला पहले ही सुझा चुके हैं। ममता बनर्जी को याद कीजिए, उन्होंने भी पहले कहा था कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कवायद होनी चाहिए या क्या वो नजरिया होना चाहिए जिसके तहत हम आगे बढ़ें। तो एक नजर डालते हैं इन तमाम लीडर्स के अभी तक जो उनको लगता है कि विपक्षी एकता इस तरीके से सही बैठ सकती है। ममता बनर्जी ने साफ कहा जो जिस सीट पर जीतने की ताकत रखता है वो वहां पर चुनाव लड़े। बीजेपी से टक्कर में जो दूसरी पोजीशन जहां से भी बीजेपी जीती हो वहां दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही हो वो उसको सीधे सीधे वहां का उम्मीदवार होना चाहिए। और इसमें उनको पता है कि उनकी अपनी दावेदारी बंगाल में सबसे ज्यादा होगी और वो 22 पार्टियों वाली पार्टी है इस वक्त बंगाल में। उनको लगता है कि इस बार वो इसकी संख्या को और बढ़ा सकती हैं और इस लिहाज से वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े। और ये देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी का अभी फिलहाल जो ग्राफ दिखाई देता है, 52 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने 2019 में और इसके अलावा 175 सीटों पर रनर अप रही, यानी दूसरे नंबर पर रही। तो ममता बनर्जी का अगर फॉर्मूला देखें तो कम से कम 227 सवा 200 सीटों पर तो दावेदारी कांग्रेस पार्टी की पहली निगाह में ही बनती है। लेकिन इतने भर से कांग्रेस संतुष्ट होने वाली नहीं है। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और हर चुनाव में अब तक कम से कम 400 साढ़े 400 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है। वो इससे कम पर क्यों राजी होगी ये सवाल उनके सामने है। लेकिन तमाम विपक्षी नेता ये चाहते हैं, दल ये चाहते हैं कि उनके राज्य में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा दावेदारी पेश न करे। लेकिन जिन राज्यों में सीधी टक्कर है भाजपा से, उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर चुनाव लड़ेगी। पिछले 3 चुनावों को आधार बनाया जाएगा जब सीट शेयरिंग की बात होगी। इनके 3 चुनावों के नतीजों की बुनियाद पर ये इस बार तय होगा कि कांग्रेस की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है।
जिसका जितना परसेंटाइल उसके हिस्से में उतनी सीटें, और 77 का ये फॉर्मूला था जब कांग्रेस को मात दी थी इमरजेंसी के बाद, और वैसा ही कुछ दोहराने की कोशिश जो है विपक्ष इस बार करना चाहता है। जैसा हमने आपको बताया, विनिंग सीट और वोट शेयर इसका ख्याल रखा जाएगा, इसी से परसेंटाइल निकाला जाएगा। और इंदिरा गांधी को जैसे हराया था वैसे इस बार नरेंद्र मोदी को हराएंगे। ये नारा, हालांकि कांग्रेस के सामने कोई ये नारा नहीं देगा, लेकिन ये बात सबके दिलों में है, और वो तस्वीर आपके सामने इस वक्त जो है वो दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार, लालू यादव बैठे हुए हैं सामने मेज में, और उनके मेज पर और उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। कहानी कुर्सिका में हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, प्रदीप सिंह जी। एक बार फिर आप लोगों का बहुत स्वागत है। और उस तस्वीर को हम स्क्रीन से बिल्कुल ना आज हटाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होने जा रही है। क्या फॉर्मूला निकलेगा विपक्षी दलों के बीच, यह सबसे बड़ा सवाल है। हर दल चाहता है वो सबसे ज्यादा सीटें लड़े, और इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस पार्टी से सबकी ये उम्मीद होगी कि वो उतनी स्पेस छोड़ दें बाकी दलों के लिए। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? प्रदीप जी, शुरुआत। सिचुएशन बड़ी डायनेमिक है। आज जो स्थिति है वो आज से 3 महीने 4 महीने बाद शायद नहीं। मान लीजिए, मतलब अभी तो सारी बातें हाइपोथेटिकल ही हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत जाती है, तेलंगाना में नंबर 2 हो जाती है, फिर कांग्रेस का भाव बहुत ऊंचा होगा। शेयर मार्केट, हाँ, कांग्रेस नहीं, वो भाव बंगाल में भी बढ़ जाएगा, तेलंगाना में भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ सब जाएगा। जगह तेलंगाना में भी बढ़ जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि 2 सीटों पर समझौता कर लेगी। अगर ये परिस्थिति आती है तो वो सीटों की संख्या ज़्यादा चाहेगी, और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इस मूड में है कि वो कांग्रेस पार्टी को 15, 20, 25, 30 सीटें देने की बात करे। तो इसलिए जो है बात उतनी आसानी से बनने वाली नहीं है। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि उसके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। उसको इन दलों के साथ फायदा रहने में, जो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, सीमित कर देना चाहते हैं, जो अभी आंकड़े दिखाए आपने, ये जितने दल जुटे हैं ये चाहते हैं कांग्रेस 225 सीटों पर लड़े, बाकी हमारे लिए छोड़ दे। बोल भी चुके हैं, मतलब कोई ऐसा सीक्रेट बात नहीं है, बोल भी चुके हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस 225 सीटें लड़कर केंद्र में सरकार बनाने की कैसे सोच सकती है? फिर आपका स्ट्राइक रेट क्या होगा? फिर तो जो है, और लगातार आप गिरते जाएंगे। 225 सीट लड़ने का मतलब है कि बाकी सीटों पर आपका कार्यकर्ता घर बैठेगा। ये सारे नेता जो आज चला जाएगा। सहयोगी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस को उतनी सीटें लड़ने के लिए देना चाहते हैं जो कमोबेश जितनी वो आखिरी बार सरकार में थी तो जीती थी। बिल्कुल, 206 सीटें जीती थी 2009 में, तो 225 लगभग उसी के आसपास है। तो कांग्रेस नेशनल पार्टी है और कोई नेशनल पार्टी नहीं है। वो तकनीकी रूप से भले आम आदमी पार्टी बन गई हो, लेकिन वास्तविक मायने में व्यवहारिक रूप से नेशनल पार्टी अपोजिशन कैंप में एकमात्र अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद थोड़ा डिस्टेंट सेकंड जो आती है वो बहुजन समाज पार्टी आती है, जो इस गठबंधन में नहीं है। इस गठबंधन में, इस सम्मेलन में अगर किसी को होना चाहिए था, फिर कह रहा हूं, तो बसपा मायावती को होना चाहिए था। प्रेजेंस के लिहाज से, जो बड़ी प्रेजेंस के लिहाज से, वोट शेयर के लिहाज से, बड़ी पार्टी, और मैसेजिंग के लिहाज से, महिला, दलित, ये जो कांग्रेस पार्टी दलित वोट अपना हासिल करना चाहती है, तो इससे अच्छा मौका क्या? लेकिन क्या वो इस किसी प्रयोग का हिस्सा होना चाहती भी थी मायावती? वो तो कह रही थी कि यहाँ तो दिल नहीं मिलने वाले हाथ ही मिलेंगे। नहीं, आप ऑफर क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है ना। अगर आप वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के उस पर बैठकर जो है कि मायावती आए और हमसे रिक्वेस्ट करें कि अलायंस कर लीजिए और हमको इतनी सीटें दे दीजिए, तो वो नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन यहां कोशिश करने में तो नीतीश कुमार तो सबके राज्य में गए थे। नहीं, लेकिन मायावती कहां मिले नीतीश कुमार? मैं वही कह रहा हूं, तो अगर वो सबके पास जा सकते हैं तो मायावती जी के पास भी जा सकते हैं। अखिलेश नाराज हो जाते। नीतीश को फिर तय करना था कि अखिलेश के साथ रहें या मायावती को साथ लें। तो इसलिए नीतीश कुमार ने, चूंकि मुलायम सिंह यादव से उनके रिश्ते रहे हैं, वैचारिक रूप से परिवार एक है, वोट बैंक के लिहाज से पिछड़ी राजनीति के दोनों हैं, एक ही दल में रहे हैं, जनता पार्टी में रहे हैं, तो इसलिए अखिलेश यादव ज्यादा उनको सूट करते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, 2009 में जब गठबंधन की बात चल रही थी समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह जी थे, उस वक्त कांग्रेस के 7 सांसद थे, कांग्रेस सत्ता में थी 2004 के हिसाब से। वो सारे सांसद चाहते थे कि सपा से गठबंधन हो जाए। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह इंचार्ज थे, राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से कहा कि 40 सीट से कम पर बात मत करिएगा,
क्योंकि यूपी में? हाँ, क्योंकि हम सत्ता में हैं केंद्र में, और इससे और समाजवादी पार्टी के उसमें 40 सांसद थे, और बात वहां से शुरू हुई। मुलायम सिंह जी ने 15 से शुरू किया और 20 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे। 15 मतलब ये घटते घटते 30 पर आए, और आखिरकार वो अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ये लगाया गया था कि अगर अलायंस हुआ तो मुलायम सिंह 15 सीटें देंगे, और 15 में जो है समाजवादी पार्टी 7 सीटें हरवा देगी उनको आधी, और उसके बाद जो है फिर वो 6-7 पे आ जाएंगे। अकेले लड़ेंगे तो शायद 15-20 जीत जाएं, और हुआ वही, अकेले लड़े 22 जीते, और अगर अलायंस में लड़ते तो 20 सीटों में 10 तो ऐसे ही हार जाते, जैसा कि होता है जो वोट ट्रांसफर वाला किस्सा। नहीं तो आज वही कांग्रेस है, वही राहुल गांधी है, वही परिस्थिति है। कांग्रेस वो नहीं है यूपी में। कांग्रेस इसलिए वो नहीं है कि तब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी। कांग्रेस उस समय ज्यादा डिक्टेटिंग पावर उत्तर में थी। प्रदेश में उसका वोट शेयर वोट इतना नहीं गिरा था और इसलिए उसके 25-30 विधायक थे उत्तर प्रदेश में तब कांग्रेस के, तो इसलिए 26-27 विधायक थे उसके। तो आज कांग्रेस के 2 विधायक हैं, उत्तर प्रदेश से उसका 1 सांसद है खाली, सोनिया गांधी। तो ऐसे में कांग्रेस यूपी में अब बहुत बार्गेनिंग पावर में नहीं है। लेकिन जो प्रदीप जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। अगर कांग्रेस और मायावती के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकती है। देखिए, मोटे तौर पर हर्षवर्धन जी ये बैठे तो यहां पर पूरे हिंदुस्तान से आए हुए नेता उस बैठक के अंदर हैं, लेकिन विपक्ष के नेता ये कहते हैं मोटे तौर पर बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बिहार में उनके पास एक फॉर्मूला काम करता हुआ है, महाराष्ट्र में उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है, बात बंगाल और उत्तर प्रदेश की है मोटे तौर पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये जितने विपक्षी नेता हैं, भले ये बोल रहे हो कि उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, लेकिन विपक्षी एकता का शून्य प्रभाव अगर कहीं पड़ने वाला है तो वो उत्तर प्रदेश है। और ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सारे नेता जब अंदर बैठेंगे तो कहेंगे कि इन 80 सीटों को तो माइनस करके चलिए। उसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है, जितने तरह के राजनीतिक सामाजिक प्रयोग होने थे वो सब हो चुके हैं, और उन सब प्रयोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग भारी पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा 2022 में भी आए, तो 2007 से 12, 12 से 17 मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार और अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार। उस दौरान यूपी की जनता देख चुकी है कि यूपी की दूसरे राज्यों के मुकाबले हैसियत क्या थी। आज उत्तर प्रदेश की तुलना तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक इनसे होती है। तो ये जो समीकरण था ना कि जाति जाति करेंगे और तोड़ देंगे और पूरी तरह से भाजपा खत्म हो जाएगी, पिछड़ों की राजनीति, वो बदल चुका है, नंबर 1। दूसरा, जब बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में ममता बनर्जी को भी एक बात बहुत अच्छे से पता है, ये लड़ाई भाजपा और तृणमूल की होगी तभी तृणमूल इतनी शक्तिशाली दिखेगी। अगर भाजपा के सामने कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, तृणमूल भी है, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए उतनी आसानी नहीं होने वाली है। इसलिए वो भले ही ये कह रहे हैं कि सब मिलकर लड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में सब हमारे पीछे खड़े हो जाइए। ये बड़ा साफ सा है, एक बिहार है और एक महाराष्ट्र है जहां ये एकता मजबूत दिखती है। नहीं तो अब वही बात आ गई ना, तो आपकी राज्य में एक चेहरा तो होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो वो बंगाल में ममता बनर्जी है, ऐसे ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, 2 चेहरे आप बिहार में कह लीजिए। हाँ, लेकिन मुश्किल यहां यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये चेहरे दिखेंगे, तो बिहार में छिटकन बहुत है। बिहार में जिस फॉर्मूले पर नीतीश जी लालू जी को खत्म कर दिए, आज लालू जी जिस दशा में पहुंचे उस दोषी वाले को हटा दीजिए, तो नीतीश जी ने वही तो किया ना कि भाई इनको सिर्फ यादवों का नेता बना दिया। अब नीतीश जी की मुश्किल है कि वो कुर्मी कोयरी के भी नेता नहीं है, इसीलिए उनको हर दूसरे दिन कहना पड़ रहा है कि अरे नहीं, सम्राट चौधरी कुछ नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं है, अब वो कह रहे जितरराम मांझी भी कुछ ये सब इक्वेशन लोकसभा के चुनाव में आती है क्या सामने? नहीं, यही तो सीधी लड़ाई है ना भाई, ये वोट नरेंद्र मोदी के लिए, ये वोट नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता है, नहीं, ये सब इकट्ठा करना है। इतना आसान नहीं है ना। अगर इतना आसान होता तो बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की वो चिंता नहीं होती कि इतने वर्षों से 1.5 दशक सत्ता में रहने के बावजूद, वहां की लगभग आप कह लीजिए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, अभी बीच में आरजेडी नंबर 1 हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा का कोई नेता नहीं है। भाजपा उस तरह से सबसे आगे नहीं दिखती है।
तो आपकी ये मुश्किल है ना कि जो जातीय खांचे हैं वो बिहार में बहुत खतरनाक तरीके से हैं, लेकिन इस बार भाजपा उसमें बढ़त लेती हुई दिख रही है, ये मुझे बहुत स्पष्ट। अच्छा, यूपी की बात एक बार फिर से करते हैं प्रदीप जी। आपने भी कहा शुरुआत में कि मायावती इस सारी स्कीम का कुछ हिस्सा होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। ओम प्रकाश राजभर ने तो खुलकर ये बात अभी कही है। हर्षवर्धन जी ने ठीक याद दिलाया, कौन सा प्रयोग नहीं हो गया यूपी में, और अब कर लें तो क्या पालेंगे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट कहें या कहें कि जो संगठन को जिस तरह से सामाजिक रूप से साधा है बीजेपी ने, वो 4 चुनावों का टेस्ट पास कर चुका है। आप जो भी सामाजिक समीकरण बनाते हैं उसका सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो चुनाव होता है, और लगातार 4 चुनाव में अगर वो बना हुआ है तो केवल ये पार्टी या वो पार्टी मिल जाएगी इसलिए वो टूट जाएगा, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मायावती क्यों चाहती हैं? मायावती को डर है, जो इस बैठक में 2 दिन पहले जो हुई, उनका यूथ, उनका कहना है दलित यूथ मोदी के पीछे चला गया है। उनको डर है कि इस बार इस चुनाव में अगर कोई गठबंधन नहीं, कोई और बाहरी ताकत के साथ नहीं मिले तो हमारा जाटव वोट भी खिसक सकता है। 22 के चुनाव में भी खिसका है, 2-4% खिसका है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो खिसक सकता है। अब 12.5% पर आ गई है बीएसपी, उसके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल हो गया है। तो इसलिए मायावती का डेस्परेशन ये है, और हम ये सब बातें कर रहे हैं कि इतनी सीट कम कर देंगे, उतनी सीट, ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी तो कुछ करेगी नहीं। बीजेपी वो 303 सीट आई है, उसको लेकर बैठी रहेगी, और चुनाव की जब घोषणा होगी तब ये देखेगी कि विपक्ष कितनी कम। विजय जी नहीं है अभी चर्चा में, विजय त्रिवेदी जी भी थे, उन्होंने जो बात कही जाते जाते, आपको 300 जीतना है, आपने लक्ष्य अपने आप को ये दिया है, 300 चलिए छोड़िए, 272 जीतना है हाफ वेब मार्क के लिए, उनको 30 कम करना है आपका, या 50 कम करना है, नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं पहुंचने देना है। वो बात विजय जी की जो है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। 50 कम करने के साथ साथ अपनी जीती हुई बचानी भी तो है, वो भी तो इतना आसान नहीं है ना। क्यों मान रहे हैं कि आप 50 उनकी कम करेंगे और आपकी एक भी कम नहीं होगी? एक भी कम नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? ये किसी चुनाव में नहीं होता, आज तक नहीं हुआ भाई। जहां आप हैं वो आपके सारी जीत लेंगे, और उसके बाद 50 कम करने से बात नहीं बनेगी। उसमें कैलकुलेशन ये है, कम से कम कांग्रेस पार्टी की 45 से 52, और अब ट्रेंड तो अपवर्ड्स ही है ना, यहां से नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो मिनिमम अपने आप को 100 सीट की पार्टी मानती होगी आज। सब पूरे विपक्ष की अगर आप बात करें तो ममता बनर्जी को से शुरू करें, अपनी 22 सीटें बचाने की और बीजेपी की कम करने की डबल चुनौती होती है। ये एक चुनौती नहीं खाली बीजेपी की, आप 18 से 10 कम कर दें या 8 कर दें, और उतनी ऐड कर ले अपने में, उतनी ऐड कर, तो और मानकर चलिए कि अगर सीपीएम और कांग्रेस ठीक से लड़ती हैं, मतलब उनका कुछ भी ट्रैक्शन होता है पश्चिम बंगाल में, तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि जो भी मुस्लिम वोट इन दोनों पार्टियों को जाएगा, वो 1% हो, 5% हो, 7% हो, उसका नुकसान ममता बनर्जी को ही होगा। वो नुकसान अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है ममता बनर्जी, कि वो नुकसान अगर हो जाएगा तो उनकी सीटों की संख्या एकदम धड़ाम से नीचे आएगी। तो फायदा किसको होगा वो तो बात की बात होगी, लेकिन ममता बनर्जी का तो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए वो बार बार कह रही हैं कि भाई ये हमारे राज्य में मत आओ, बाकी हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, बाकी समर्थन का क्या मतलब है? आप तमिलनाडु में क्या कर देंगी, या बिहार में बगल में क्या कर लेंगी, या उड़ीसा में क्या कर देंगी, या केरल में क्या कर देंगी? हाँ, तो इसलिए जो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हवाई बातें ज़्यादा हैं। जो 7 पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उनके गठबंधन का मतलब है उसको मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, झारखंड में कैसे बीजेपी की सीटें कम करे ये गठबंधन, ये सवाल है। महाराष्ट्र में, बिहार में ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बंगाल में या उत्तर प्रदेश में जो इस गठबंधन के होने और ना होने दोनों का कोई मतलब नहीं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी का एक हमारे पास इंटरव्यू है। अब चूंकि बिहार से वो आते हैं, बिहार के अंदर इतनी बड़ी बैठक हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि पटना में जितने भी नेता जुटे हुए हैं ये सब प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन जनता को अगर भरोसा किसी पर है तो वो नरेंद्र मोदी है। इस महागठबंधन की मीटिंग को आप किस तरह से देखिए? पटना में नेताओं का जुटान हो रहा है और देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है, कमर कस चुकी है, संकल्पित हो चुकी है। उनके जुटान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे भी देश और देश की जनता देख रही है कि वहाँ वैसे लोगों का जुटान है
जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर चुके थे, जैसे कि कांग्रेस, और वही पटना है जहां लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के खिलाफ वहां से आंदोलन शुरू हुआ था। और आश्चर्य है, जनता देख रही है, हिसाब करेगी, देख रही है कि लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ लोग जुट रहे हैं यह कह के कि लोकतंत्र को बचाना है। और मैं कह रहा हूं कि उसमें न कोई प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं, न नरेंद्र मोदी जी के काम और लोकप्रियता के सामने कोई टिकने वाले हैं। और उसमें जितने लोग जुटे हैं कहीं ना कहीं से सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। कहने से ऊपर से देखने में एक दिखाई पड़ रहे हैं, सबके मन में प्रधानमंत्री की मोह है और सब जानते हैं कि यह सपना पूरा होने वाला नहीं है। भारत को आज़ाद होने से पहले ही एक दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद देश बनकर अलग हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? सब लोग जानते हैं कि उस समय भी प्रधानमंत्री के पद की लोलुपता ने इस देश का बंटवारा कर दिया। देखिए कहां से कहां उन्होंने जोड़ा है कनेक्शन नित्यानंद राय ने कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा में देश का बंटवारा कर दिया गया था। आज ये सब लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, केवल इस एक ख्वाहिश के लिए सब लोग एक साथ जुटे हैं, वरना किसी का दूसरे से कोई मेल नहीं है। लेकिन उस तस्वीर का जो मैसेज गया हर्षवर्धन जी, वो अगर विपक्ष के नजरिए से देखें तो क्या मैसेज गया है? नहीं, देखिए, अगर हम विपक्षी एकता के लिहाज से कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आज का दिन, आज के जो भी पटना से जो चीजें आ रही हैं वो साफ साफ दिखाती है कि थोड़ा प्रॉमिसिंग है। लेकिन एक बात सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2019 का चुनाव जब हुआ तो क्या कहा गया? 3-4 तरह के समीकरण लाए गए। अभी मायावती जी की चर्चा खूब हो रही तो मुझे याद आ गया वो। कई लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सेफ स्पेस के तौर पर मायावती जी के साथ एक गठजोड़ कर रखा है कि मान लीजिए कुछ फंसा तो उनके साथ चले जाएंगे। आज भी लोग मानते हैं मैं और उसकी खूब उसकी लॉजिक दी गई थी। उस वक्त एक बड़ा वर्ग पत्रकारों का था, इसके पक्ष में खूब समर्थन देते थे। एक वर्ग कहता था कि अरे नहीं नहीं, देखिए अभी ये थोड़ा मामला गड़बड़ाएगा तो राजनाथ जी और नितिन गडकरी जी हैं, वो जब नीचे आएगा ना तो दूसरों के साथ समझौता कराएंगे। अब आप सोचिए 2024 के चुनाव के पहले एक भी ऐसा गुणागणित करने वाला विशेषज्ञ आपको टीवी चैनल पर नहीं दिखेगा, एक भी ऐसा गुणागणित करने वाला राजनीतिक जानकार आपको बताने को नहीं मिल रहा है। यानी हर कोई ये मानता है कि नरेंद्र मोदी अकेले 272 प्लस के मैजिक फिगर को तो ले ही जा रहे हैं। अब उधर वाली लड़ाई क्या है? उधर वाली लड़ाई ये है कि भाई हम प्रासंगिक बने रहें अपने अपने राज्यों में, भारत की राजनीति में। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता ऐसे प्रासंगिक रखती है? मुझे लगता है कि समय बहुत बदल गया है। और अभी जो पहले की बहस में विनोद जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि पहले लोग ट्रेन में लटक के भी चलते थे, तब पैसेंजर ट्रेन का जमाना था। अब चलती है सुपरफास्ट तो ये लटक के चलने वाली प्रजाति हो गई खत्म। तो ये लटक के चलने वाली प्रजाति है अभी भी उसी तरह से बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा था तब के राजनीतिक सामाजिक संदर्भ और आज के राजनीतिक सामाजिक संदर्भ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति के साथ जाते हैं। उससे मुकाबला करना है तो सुपरफास्ट वाली राजनीति। लेकिन लटक के चलने वाली बात जो कही हर्षवर्धन जी ने, मैंने जिनके बारे में कहा था जीतन राम मांझी, ओम प्रकाश राजभर, उनको तो बीजेपी अपने साथ बैठाने के लिए तैयार है। अभी मांझी साहब जो अमित शाह के साथ बैठे हुए थे। तो ऐसा नहीं लटक के चलने वालों को प्रासंगिकता, चाहे लटक के चले, वजन तो होता ही है उनमें। लटक के चलने वाले, लटक के चलने वालों की भले सुपरफास्ट का जमाना हो, लेकिन अभी भी हमारे देश में गाँव में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं। लटक के चलने वाले भी अभी भी उनकी प्रासंगिकता है। ऐसा नहीं कि सारी जनता ही सुपरफास्ट में चल रही हो, पूरा देश सुपरफास्ट में चल रहा हो। अभी लोग साइकिल से भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, स्कूटर से भी चलते हैं। इसलिए प्रासंगिकता सुपरफास्ट की भी है और लटक के चलने वालों की भी है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि ये जो जिन विश्लेषणों की आप बात कर रहे थे 2014 और 2019 की, कि राजनाथ जी और गडकरी जी, अब सबको ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में नेतृत्व को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, एनडीए में कोई पंगा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का एक नेतृत्व है। अब वो 272 सीटें ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, ये 2024 में अलग प्रश्न है। बहुत लोगों को विश्वास है कि वो ले आएंगे, बहुत लोगों को विश्वास है कि अगर ये गठबंधन हो गया तो शायद 100 सीटें, 80 सीटें, 90 सीटें कम हो जाए तो ना ला पाए। हम लोग सीटों की बात पहले करते हैं, वोट की हम बात छोड़ देते हैं। ये हमेशा बताया गया 2024 से आज तक, विपक्ष इस बात को नहीं भूलने देता है कि 31% वोट पर, 32% वोट पर सबसे कम
वोट लेकर के मेजॉरिटी की सरकार बनाई तो नरेंद्र मोदी थे। बढ़कर वो 37% हो गया 2019 में, वो भी अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो उनका एक कैलकुलेशन ये है कि भाई ये वोट तो देखिए ना, 37 एक तरफ है, 64 एक तरफ है। नहीं, इस तरह से चुनाव होता नहीं है। हमने एफपीटीपी सिस्टम अपनाया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। उसमें वोट परसेंटेज का महत्व केवल एकेडमिक बहस के लिए है, सीट का महत्व चुनाव के लिए नहीं है। सीट कौन कितनी जीतता है, ये जो विपक्ष तर्क देता है, ये तर्क शुरू हुआ है जब 1991 में कल्याण सिंह जीते थे उत्तर प्रदेश में, कि 36% तो वोट मिला है, बाकी 64 तो खिलाफ है। ये तर्क किसी ने नहीं दिया जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, जब इंदिरा गांधी बनी, तो राजीव गांधी भी। किसी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो इसका क्या मतलब कि नेहरू जी को जो मैंडेट मिला वो गलत था, कि मेजॉरिटी उनके खिलाफ थी। तो ये कुतर्क है, तर्क नहीं है कि कैसे, मतलब उस जनादेश को कमतर दिखाना है, इसलिए इस तरह का तर्क गढ़ो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये पहली विपक्षी एकता मैं देख रहा हूँ जिसमें बड़ी विचित्र सी बात है, एक यूनिक बात है कि पहली बार ये हो रहा है कि विपक्ष के जितने दल हैं लगभग सभी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हैं। अब वो सही है गलत है उसमें नहीं जा रहे, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ कि विपक्षी दल जो मिल रहे थे वो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हो। होता ये था कि सत्तारूढ़ दल पर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप होता था। इस बार 9 साल हो गए सरकार को, इस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष भी उस तरह से नहीं लगा पा रहा है, कोई मुद्दा नहीं बना पाया है। तो ये एक और फर्क है जो जनता भी देख रही है कि जो इकट्ठा हो रहे हैं, वो जो अभी ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि सीबीआई ईडी के डर से इकट्ठा हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भी ये बात बोल चुके हैं और इस बात की, इस मुद्दे की चर्चा इस बैठक में भी होगी। नहीं, अब वो अपने नजरिए से तस्वीर देखने वाली बात ऑप्शन है। सर, एक ब्रेक के लिए मुझे एक लाइन, या तो सीबीआई ईडी के डर से बीजेपी के साथ चले जाएगी बचने के लिए, या इकट्ठा हो जाएगी। नहीं, मैं वो कह रहा था वो नजरिया है अपना। अब इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि इन सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, या ये दिखाई दे रहा है कि इन सबके ऊपर ईडी सीबीआई की प्रताड़ना चल रही है। ये देखने वाली बात है, अब इसको कौन कैसे देखता है। लेकिन हाँ, एक कमरे के अंदर सब लोग बैठे हुए आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, और उस बैठक से हमारी कोशिश है कि कोई खबर भी निकले, जल्द हम आप तक पहुंचा पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।